हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11वीं क्लास में भूगोल का दूसरा भाग चल रहा था, भारत का भौतिक पर्यावरण, और उसमें हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है अपवाह तंत्र। हमने बच्चों सिंधु नदी अववाह तंत्र और गंगा नदी अववाह तंत्र के बारे में बता दिया था, और आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो देखिए बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये भारत में बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है वो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायोंगडोंग नाम का एक हिमनद है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में, यानी हिमालय के समानांतर पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ इसे सांगपो, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नमचा बरुबा, यानी ये एक चोटी है मध्य हिमालय की, 7,755 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके निकट एक गहरे माखड्ड का निर्माण करती है। ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण करती हुई यह एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में, प्रक्षुब्ध यानी गायब होने वाली, और तेज बहाव वाली नदी के रूप में यह बाहर निकलती है। हिमालय के गिरपद में यह शिशंग या दिशंग के नाम से निकलती है, और अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश कहाँ करती है ब्रह्मपुत्र नदी? अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे के पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देहांग व शिकांग और लोहित मिलती हैं, और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से हमारे भारत में जानी जाती है। इसके बाद देखिए बच्चों, असम घाटी में, जैसे अरुणाचल प्रदेश से ये असम में चलती है, असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य छोटी छोटी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी बूढ़ी दिहिंग और धनसरी दक्षिण है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली इसकी प्रमुख महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, कामेग, मानस व संकोश आदि हैं। ये वे नदियाँ हैं जो प्रमुख हैं, नहीं बाकी की असंख्य नदियाँ छोटी मोटी इसमें आकर मिलती हैं असम की घाटी में। सुबनसिरी जो है, जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है, पहले बहती थी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती हुई बांग्लादेश में तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है बांग्लादेश में, और इसके बाद यह बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? जमुना। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय प्रबंधन के लिए जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी से क्या कहते हैं, हर प्रतिवर्ष प्रति साल बाढ़ आती है असम में, और ये मार्ग परिवर्तन भी करती है और तटीय अपर्दन, तटों का कटाव करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ जो हैं वो बड़ी हैं, और इसके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इसमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। तो बच्चों, ये तो हो गया हमारा हिमालयी अववाह तंत्र के तीनों तंत्रों का वर्णन, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो हिमालय से निकलने वाली थी। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र की। भारत के जो मध्य प्रायद्वीपीय भाग है, पठारी भाग, उसकी बात करेंगे, जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र हिमालयी अववाह तंत्र से पुराना है। पहली बात तो ये है।
कि हिमालयी अभ्वा तंत्र जो वो तो नया है, लेकिन प्रायद्वीपीय अभ्वा तंत्र पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों की चौड़ा और उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, जो पश्चिमी घाट के समीप है, यानी जल को बांटने का कार्य। इसके अलावा नर्मदा और जो ताप्ती यानी ताप्ती नदी है, उसको छोड़कर अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, यानी पश्चिमी घाट से पूर्व घाट की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का अंग हैं। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं। क्या नहीं बनाती? विसर्प, यानी सर्प की आकृति में ये नहीं बहती हैं, सीधी चलती हैं। और ये बारहमासी नहीं है, यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद है। ये बारहमासी है नर्मदा और ताप्ती। अब आता है प्रायद्वीपीय अभ्वा तंत्र का उद्विकास। ये जो प्रायद्वीपीय अभ्वा तंत्र है, इसका विकास कैसे हुआ कि अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अभ्वा तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। क्या किया है? एक रूप प्रदान किया है। सबसे पहला है आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी यानी पार्श्व का अवतलन या धसाव, जिसे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल समर के दोनों ओर नदी की सामान्यतः सम्मित योजना में गड़बड़ी हो गई। कि यह ऐसा माना जाता है कि टर्शरी काल के दौरान क्या हुआ कि जो प्रायद्वीप का पश्चिमी किनारा है उसका अवतलन यानी धसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल समर के दोनों ओर नदी की सामान्यतः जो सम्मित योजना है उसमें गड़बड़ी हो गई। दूसरा यह है कि हिमालय में होने वाले प्रोत्थान यानी हिमालय का ऊंचा उठना के कारण जो है प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। भ्रंश यानी दरार वाली द्रोणियाँ। नर्मदा और ताप्ती इन्हीं भ्रंश घाटियों में होकर के बहती हैं और अपर्द पदार्थ से मूल दरारों को भर रही हैं। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है, यानी इनमें डेल्टा नहीं पाया जाता और जलोढ़ निक्षेप नहीं पाया जाता। निक्षेप का मतलब होता है जमा करना। इसके बाद तीसरा स्वरूप है, इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से, प्रायद्वीपीय खंड जो है उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। यानी उत्तर पश्चिमी भाग जो है वो दक्षिण पूर्वी दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अभ्वा बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया, यानी इसके ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने लगी। अब आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। देखिए, प्रायद्वीपीय अभ्वा में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। महानदी ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। कुछ नदियां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है, यानी नावें चलती हैं, पानी के जहाज भी चलते हैं। इस नदी की अभ्वा द्रोणी का 53% भाग तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाता है और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। ये तो हो गई महानदी। इसके बाद में आता है गोदावरी। देखिए बच्चों, गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, यानी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में गुजरती हैं। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है।
इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा हैं। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसमें आकर मिलती हैं। पोलावरम के दक्षिण में, जहाँ इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं, गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है। सुदृश्य का मतलब होता है सुंदर दृश्य वाला झरना। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजामुंदरी के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर के एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। इसके बाद में अगली आती है कृष्णा नदी। देखिए बच्चों, कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। सह्याद्री में इसकी कुल लंबाई 1401 यानी 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद में अब आती है अगली कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों और ये पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है 1341 मीटर से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कितनी है 800 किलोमीटर और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है, यानी पूरे वर्ष बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है। इस नदी में यानी गर्मियों में तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से इसको जल ग्रहण प्राप्त होता है जल, और इसके निचले क्षेत्र जो हैं उनमें उत्तरी पूर्वी मानसून सर्दियों में वर्षा होती है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में आता है, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में काबिनी, भवानी और अमरावती हैं। इसके बाद में बच्चों आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व किनारे से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के बीच में, दक्षिण में तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियाँ हैं, उनके मध्य यह भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती हैं। यह एमपी से निकलती है, अमरकंटक एमपी में। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है। गुजरात में भड़ौच है तो अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है। 27 किलोमीटर लंबी ऐसी लगती है कि समुद्र में विलीन हो गई, समुद्र में मिलने से पहले। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है, नर्मदा नदी पर, जिसके उपलक्ष्य में कुछ आंदोलन हुए थे, सरदार सरोवर परियोजना। इसके बाद में अगली जो नदी है वो है तापी, यानी जिसे ताप्ती कहते हैं। यह पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है, मध्य प्रदेश से, और यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है 724 किलोमीटर और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये अपवाहित करती है, यानी सिंचित है, इसका पानी ग्रहण किया जाता है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में आता है और 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। इसके बाद में बच्चों कुछ राजस्थान के बारे में दिया है। देखिए, अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। लूनी नदी अरावली के पश्चिम में, यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है।
तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कक्ष के रन में जाकर मिलती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। अल्पकालिक का मतलब कुछ समय के लिए चलता है। ये लूनी नदी है जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। इसके बाद में बच्चों अब आता है पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, इनको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।